नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस में। हूं आपके साथ बुशरा और बात कर रहे हैं 24 की बात। जी हां, भोपाल से एसी से जुड़ी एक बड़ी खबर मिली है कि बीजेपी ने राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची को जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश से 4 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन बीजेपी उम्मीदवार होंगे। माया नरोलिया, बंशीलाल गुर्जर बीजेपी उम्मीदवार होंगे। वहीं उमेश नाथ महाराज बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। उड़ीसा से केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव उम्मीदवार होंगे। तो बीजेपी ने मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव 2024 के लिए अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। इस चुनाव में बीजेपी ने 4 उम्मीदवारों को उतारा है। इसमें शामिल हैं डॉक्टर एल मुरुगन, उमेश नाथ महाराज, माया नरोलिया और बंसीलाल गुर्जर। बंसीलाल गुर्जर मंदसौर जिले के रहने वाले हैं और बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। माया नरोलिया, जो नर्मदापुरम में निवास करती हैं, वर्तमान में महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हैं, जबकि डॉक्टर एल मुरुगन केंद्रीय मंत्री हैं और उमेश नाथ महाराज उज्जैन पीठाधीश्वर हैं और वाल्मीकि समाज के उत्थान और विकास के लिए काम करते आ रहे हैं। डॉक्टर एल मुरुगन पहले भी मध्य प्रदेश से राज्यसभा में चुने गए हैं और वे वर्तमान में मोदी सरकार में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तमिलनाडु इकाई के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। माया नरोलिया नर्मदापुरम की निवासी हैं और वे वर्तमान में बीजेपी संगठन की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। वे राजनीति में लंबे समय से सक्रिय रह चुकी हैं और पहले नर्मदापुरम में नगर पालिका अध्यक्ष और महिला मोर्चा की महामंत्री भी रह चुकी हैं। उनकी उम्मीदवारी की घोषणा के साथ ही बीजेपी ने प्रदेश की महिलाओं को भी बड़ा संदेश दिया है। माया नरोलिया और बंशीलाल गुर्जर ओबीसी वर्ग से आते हैं, गुर्जर, और इसी के साथ ही एक एल मुरुगन और उमेश नाथ महाराज एससी वर्ग से आते हैं। यानी सभी समीकरणों को साधने के बाद में ये 4 उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। उज्जैन के वाल्मीकि धाम आश्रम के प्रमुख पीठाधीश्वर बाल योगी संत उमेश नाथ जी महाराज को भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। उमेश नाथ जी महाराज वाल्मीकि समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनके पास आरएसएस प्रमुख से लेकर अमित शाह तक आशीर्वाद लेने आ चुके हैं। सिंहस्थ कुंभ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संत उमेश नाथ जी महाराज के साथ समरसता नहान भी किया था। बीजेपी की केंद्र समिति ने मध्य प्रदेश के लिए राज्यसभा सीट की घोषणा की। इसमें वाल्मीकि समाज से आने वाले संत उमेश नाथ महाराज का नाम घोषित किया गया। तो बीजेपी ने बुधवार यानी 14 फरवरी को आज राज्यसभा उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट को जारी कर दिया है। इस लिस्ट में 5 उम्मीदवारों के नाम हैं। बीजेपी ने उड़ीसा से केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को उम्मीदवार बनाया है, जबकि मध्य प्रदेश से माया नरोलिया और एल मुरुगन को टिकट दिया गया है। मध्य प्रदेश से 2 अन्य उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है, जिनके नाम बंसीलाल गुर्जर और उमेश नाथ महाराज है। खास बात यह है कि उड़ीसा की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने अश्विनी वैष्णव की उम्मीदवारी का समर्थन किया है। आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए इससे पहले रविवार को 11 फरवरी को यानी बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट में बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। उत्तर प्रदेश से सुधांशु त्रिवेदी और आरपीएन सिंह को टिकट दिया गया। पूर्व बीजेपी हरियाणा अध्यक्ष सुभाष बराला को हरियाणा से उम्मीदवार बनाया गया है। इस लिस्ट में 14 उम्मीदवारों के नाम शामिल थे। जय महर्षि वाल्मीकि, जय समाधि वाले बाबा, जय भारत माता। मुझे अभी कुछ भी ज्ञात नहीं है। मैं अभी जो मेरी नित्य प्रति की जो पूजा अर्चना है, मैं अभी उससे निवृत्ति हुआ हूँ और आप सब लोगों ने यहाँ आने का प्रयास किया तो मुझे ज्ञात हुआ है
और भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने मन मस्तिष्क में जो विचार किया है और उसने जो एक बड़ी जवाबदारी या दायित्व मुझे सौंपने का मन बनाया, मैं संपूर्ण देशवासियों की ओर से उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक किसान कार्यकर्ता को राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया है। निश्चित ही जो पार्टी का लक्ष्य है सर्वव्यापी बनाने का, उस लक्ष्य का एक कार्यकर्ता बनकर के मैं काम कर सकूं, इसके लिए मैं भरसक कोशिश करूंगा। और जीवन पर्यंत हमने किसानों के लिए काम किया है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार के एजेंडे में किसान पहले स्थान पर है और किसानों को उनके हकों को और ज़्यादा कैसे उभारा जाए, कैसे उनके हकों को दिलाया जाए, इसके लिए जीवन पर्यंत आगे भी हम काम करते रहेंगे। मैं पार्टी नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उस पद चिन्हों पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे कार्यकर्ता के रूप में काम करते करते भारतीय जनता पार्टी ने कब मुझे महिला मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, मैं खुद आश्चर्यचकित थी जब मुझे महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। ये हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का, हमारे प्रदेश नेतृत्व का, हमारे पार्टी के सभी सम्माननीय पदाधिकारीगणों का एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं बहुत अभिनंदन करती हूँ और बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि हम सब लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, तो परिवार की तरह भारतीय जनता पार्टी का हमारा दल कार्यकर्ताओं के सदस्यों की चिंता भी करता है। तो इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी से नेता अनिल बुलचंदानी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका। और दूसरी तरफ राकेश सिंह जी हैं, कांग्रेस से नेता। बहुत स्वागत है आपका राकेश सिंह जी। सबसे पहले अनिल जी आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस इस बात को लेकर के सवाल उठा रही है कि आखिर मध्य प्रदेश की राजनीति में दूसरे राज्यों के नेताओं का क्या काम है? क्या बीजेपी के पास में उम्मीदवारों की कमी पड़ गई है जो दूसरे राज्यों के नेताओं को मध्य प्रदेश की राजनीति में उतारा जा रहा है बतौर राज्यसभा के उम्मीदवार? अनिल जी। कांग्रेस अपना हतोत्साहित हो चुकी है। कांग्रेस को चाहिए कि सबसे पहले वो यह जवाब दे दे कि वरिष्ठ नेता कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्हें त्याग पत्र तक नहीं देने दिया गया, एक वरिष्ठ नेता को किस प्रकार से पार्टी से अपमानित किया जाता है, ये कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, देखिए राज्यसभा के चुनाव हैं, जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव नहीं है जिसके लिए क्षेत्र के व्यक्ति की जरूरत हो, जिसके पास आइडियोलॉजी है, जिसके पास विचारधारा है, जिसके पास भारत को विकसित करने का योजना है, जो आम व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, जो धरती पुत्र है, उनको भारतीय जनता पार्टी समय समय पर राज्यसभा के माध्यम से सेवा करने का अवसर देती है। उसी क्रम में ये कोई जरूरी नहीं होता राज्यसभा के लिए। अच्छा, अगर आज भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है, कांग्रेस की सरकार होती तो कांग्रेस किस किस को भेजती थी? विवेक तनखा का क्या संबंध है मध्य प्रदेश से? क्यों भेजते थे उन्हें राज्यसभा में? इसलिए कांग्रेस के नेताओं को चाहिए कि आईने में अपनी शक्ल देखे, अपने चाल चेहरे चरित्र जो उनका आज तक का आचरण रहा है उसका अध्ययन करेंगे तो वो मौन हो जाएंगे। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं राकेश जी से। राकेश जी, क्योंकि सवाल आपकी पार्टी की तरफ से आपके नेता अक्सर ये पूछ रहे थे कि क्या कमी पड़ गई है राज्य के नेताओं में, जो बाहरी नेताओं को बुलावे पर उम्मीदवार बनाया जा रहा है। इसका जवाब अनिल जी ने दिया है। कितना इत्तेफाक रखते हैं उनके जवाब से आप? राकेश जी। हाँ जी, बोलिए, आवाज आ रही है। राकेश जी, बहुत स्वागत आपका। मैं अपना सवाल दोहराती हूँ क्योंकि आपके पार्टी की तरफ से ये लगातार पूछा जा रहा है कि क्या राज्य के नेताओं में कमी आ गई है, जो बाहरी राज्यों के जो नेता हैं उन्हें बतौर उम्मीदवार राज्यसभा के चुनाव में मैदान में उतार रही है बीजेपी। इसका जवाब अनिल जी दे रहे थे कि आइडियोलॉजी उनकी पार्टी में है, लेकिन इसकी कमी कांग्रेस पार्टी में है। क्या कहेंगे?
ये कांग्रेस पार्टी को कोई सीख लेने की जरूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट तय करती है राज्यसभा के, वो किसी से छिपा नहीं। कहाँ से किस तरह से क्या योग्यता के आधार पर कैंडिडेट तय होते हैं ये पूरा देश जानता है। तो योग्यता का आधार सिर्फ दो लोगों का पैमाना होता है। पार्टी में कोई नैतिकता नहीं है, कोई स्वतंत्रता नहीं है, तानाशाही रवैया है। तो वो कांग्रेस को किस तरीके से ब्लेम कर सकते हैं, बोल सकते हैं? पहले खुद तो आईना देखें, आपने क्या किया है पूरे देश में या प्रदेश में, चाहे लोकसभा चुनाव चाहे राज्यसभा चुनाव। तो ये परिस्थिति पे इनको पहले अपनी स्थिति पे विचार करें कि इनकी स्वतंत्रता इतनी भी नहीं है कि ये बोल सकें पार्टी के अंदर। ना कोई लोकतंत्र है पार्टी के अंदर, देश का लोकतंत्र समाप्त किया ही है, पार्टी के अंदर का लोकतंत्र भी इनका समाप्त है। एक व्यक्ति जो बोलता है रात में आके बोलना बना व्यक्ति सीएम बनेगा, वो सीएम बनता है। ऐसे राजस्थान में देखा हमने, मध्य प्रदेश में देखा, अन्य जगह देखा। तो इनको कोई अधिकार नहीं है कांग्रेस को ब्लेम करने का। तो अपने आंतरिक, लेकिन राकेश जी, एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, पार्टी ये तय कर सकती है कि किसे उम्मीदवार बनाना है, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि उम्मीदवार खड़े करने को लेकर के पार्टी को विचार करना चाहिए, और तमाम सारी ऐसी बातें कर रहे हैं। योग्यता का आधार भी होता है, ठीक है, योग्यता के आधार पर होता है, लेकिन एक तरफ आप ये भी तो कह रहे हैं ना कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, और दूसरी तरफ आपकी पार्टी के नेता ये भी टिप्पणी कर रहे हैं कि क्या राज्य के नेताओं में कमी आ गई है, या इनके पास उम्मीदवार नहीं बचे हैं, जो ये दूसरे राज्यों के जो बीजेपी नेता हैं उन्हें शामिल कर रहे हैं मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनाव के लिए। मेरा वही कहना है कि योग्यता का एक आधार होता है। तो जब अयोग्य लोगों को आप चुनेंगे, चाहे वो राज्य के हों या राज्य के बाहर के हों, तो राज्यसभा का जो मकसद है वहाँ प्रदेश की जनता की बात जानना चाहिए। जो लोग चुनाव नहीं लड़ते हैं वो राज्यसभा में वो जनता का पक्ष रखते हैं, और वो अलग अलग फील्ड के हो सकते हैं, कोई एडवोकेट हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे लोगों को चुना है क्या? नहीं चुना है। कोई विशेष योग्यता वाले लोग हैं? नहीं है। वो वही नेता है जो कोई लोकसभा हार गए हैं, कोई लोकसभा में नहीं जा पाए, उन्हीं को भेजा गया है। तो ये बहुत फर्क है कांग्रेस और भाजपा में। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। अनिल जी, योग्यता पर सवाल उठा रहे हैं राकेश सिंह जी, कह रहे हैं कि योग्यता को ध्यान में रखते हुए पार्टी को चुनावी मैदान में उतारना चाहिए प्रत्याशियों को। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश जी अभी अपने ही शब्दों से भ्रमित थे कि उन्हें बोलना क्या है और बोल क्या गए। कांग्रेस अपने राजकुमार का चिंतन करते करते सभी कांग्रेस के नेताओं की भाषा शैली राहुल गांधी जैसी होगी। बोल क्या रहे हैं मालूम नहीं, अर्थ क्या है मालूम नहीं। भारतीय जनता पार्टी अपनी आइडियोलॉजी तय करेगी। राकेश जी, जब आप बोल रहे थे तो मैं भैया बीच में नहीं बोला था। ये देखिए, ये जो आपको गंदगी करने की आदत है, बीच में लौटूंगी मैं आपके पास, जवाब पूरा होने दीजिए। आपने बाहर के लोगों को क्यों चुना है? राकेश जी, मैंने आपको बोलने का अवसर दिया था। ये आपके बोलने ऐसा कौन सा बवासीर है कि आप बीच में बोल पड़ते हैं? राकेश जी, आपको अलग से समय दिया जाएगा अपनी बात को पूरा करने के लिए। पहले जवाब पूरा होने दीजिए अनिल जी का। जी, क्या है कि कांग्रेस के नेताओं को इतना हतोत्साहित हो चुके, इनका मानसिक संतुलन इतना बिगड़ चुका है कि मैंने इनकी पूरी बात सुनी, परंतु ये बात सुनना नहीं चाहते। यही कारण है कि जनता की भी बात नहीं सुनते हैं। इनको अपने किए गए कारनामे याद नहीं है, किस प्रकार से इनने भारत को प्रताड़ित किया है, किस प्रकार से इनने भारत की संस्कृति को खत्म किया है, किस प्रकार से इनने चाइना और पाकिस्तान के दलालों के रूप में काम किया है। तो इनकी आज मति इतनी भ्रष्ट हो चुकी है कि ये बात सुनना नहीं चाहते, न ये अपने नेताओं की बात सुनते। क्योंकि राहुल गांधी का सूत्र क्या है? अपने से बड़े वरिष्ठों की बात बिल्कुल नहीं सुनना है। यही स्थिति राकेश जी की भी है, यही कांग्रेस के हर नेता की स्थिति हो गई। ये किसी की बात सुनना नहीं चाहते, सुधरना नहीं चाहते। इनकी जो दुर्गति हुई है उस दुर्गति में और दुर्गति की तरफ जाना चाहते हैं। इसलिए भारत का प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये सत्ता में लौटना नहीं चाहते। अभी जो प्रधानमंत्री है उनकी चिंता कीजिए, राहुल जी की चिंता राहुल गांधी तो आपको नहीं डूबे हैं, आप केवल अपनी चिंता कीजिए। भारतीय जनता पार्टी भारत की चिंता करने के लिए बैठी हुई है। बात कीजिए, राहुल जी पे मत कीजिए। प्रधानमर के आप देखिए, मुद्दे से भटकने की कोशिश आप दोनों ही नेता ना करें। राकेश जी आ रही हूँ वापस आपके पास।
अनिल जी, राजनीतिक दृष्टिकोण से अलग हटके भी अगर बात की जाए, सवाल इस बात को लेकर के भी उठ रहा है कि जब जिन नेताओं को मध्य प्रदेश की अच्छी समझ हो, क्योंकि कहीं ना कहीं राज्यसभा में वही मामले उठाए जाते हैं जनता से जुड़े जो अच्छे तरीके से जिनको लेकर के चर्चा होने के बाद में कोई अच्छा हल निकल पाए, तो जाहिर है अगर स्थानीय कोई नेता होगा, यहाँ का कोई नेता होगा, तो उसे अच्छे तरीके से समझ भी पाएगा और वहां तक अपनी बात को पहुंचा भी पाएगा। तो एक राजनीतिक दृष्टिकोण से अलग हटके भी अगर नीति को समझा जाए, एक फॉर्मेट को समझा जाए और सही दिशा को लेकर के अगर समझा जाए, तो ये सवाल भी जायज है। देखिए, मैं आपको बताऊं, राज्यसभा का जो सदस्य होता है वो केवल एक जगह, एक प्रदेश, एक जिले में कार्य करवाने के लिए स्वतंत्र नहीं होता, वो संपूर्ण भारत के किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में विकास कार्य करवा सकता है। तो जिसकी विचारधारा सर्वांगीण हो, पूरे भारत को लेकर विचारधारा हो, उन लोगों को राज्यसभा में भेजा जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने सक्षम, श्रेष्ठ और समृद्ध भारत के लिए जिन लोगों की कल्पना की थी, उन्हीं लोगों को राज्यसभा में भेजा है। कांग्रेस के मेरे साथी से मैं पूछना चाहता हूँ, विवेक तनखा का क्या संबंध है मध्य प्रदेश में? क्यों भेजा जाता था उनको यहाँ से? तो इस प्रकार से देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपना परिवार तय करेगी, हमें किसको भेजना है वो हमारा काम है। कांग्रेस अपना घर संभाल ले, उनके लिए यही पर्याप्त है। उनके नेता उनको छोड़े जा रहे हैं। अशोक चौहान जी ने कल कांग्रेस छोड़ दी। यानी तो कुल मिला के आपके शब्दों में अगर मैं कहूं कि सूत्रधार एक ही होना चाहिए, और जैसा कि अक्सर आपके नेता ये कहते रहते हैं कि कैडर बेस्ड पार्टी है बीजेपी, तो इशारा कहीं ना कहीं यही है अनिल जी, क्योंकि मैं फिर जवाब राकेश जी से इसी का लूंगी। सक्षम भारत, श्रेष्ठ भारत, सुदृढ़ भारत, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है। केवल टोपियों के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती। इस देश के प्रत्येक नागरिक का कल्याण, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है। कांग्रेस का काम है, क्योंकि राहुल गांधी जी कह चुके हैं मुसलमानों की पार्टी है, तो ये केवल तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पर भारत में बने रहना चाहते हैं। इस देश का 80% सनातनी कांग्रेस को लताड़ चुका है, नकार चुका है। ठीक है राकेश जी, मेरे सवाल से और अनिल जी के जवाब से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? और मणिपुर के हीरो देश को बचाने की बात कर रहे हैं, ये बड़ी हास्यास्पद बात है। दूसरी बात है, दिग्भ्रमित प्रवक्ता एक तरफ ये बोल रहे हैं कि देश का कोई भी नागरिक राज्यसभा में, कोई भी नेता जा सकता है किसी भी राज्य से। दूसरी तरफ ये बोल रहे हैं कांग्रेस ने बाहर वाले को क्यों भेजा। इनको यही नहीं पता है कि राज्यसभा में किन लोगों को किस योग्यता के आधार पर भेजा जाता है। ये राज्यसभा को भी पार्षद का चुनाव कांग्रेस के उस आधार पर तय करना समझते हैं। ये थोड़ा अगर पढ़ेंगे लिखेंगे और कभी इन्होंने कभी किताब उठाई होगी तो राज्यसभा का गठन क्यों किया गया, हमारे बायलॉज में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कानून में। उसके पहले बिना उसके बहस करेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि राकेश जी ये दूसरी बार मेरे ख्याल से आपने जिक्र किया है कि योग्यता के आधार पर ही राज्यसभा के उम्मीदवारों को तय होना चाहिए। कांग्रेस के हिसाब से वो उम्मीदवार कैसे होने चाहिए? देखिए, कांग्रेस के हिसाब से जो लिस्ट आई है आप देख लीजिए। योग्यता मैं समझना चाह रही हूँ। मैं वही बता रहा हूँ। योग्यता का आधार ये होता है कि आपने सामाजिक कार्यों में भी आपका क्या योगदान है। राज्यसभा आप जा रहे हैं तो आम आदमी की हितों की बातों को, उनकी समस्याओं को आप राज्यसभा में किस आधार पर रखेंगे। अगर आप लोकसभा के नेता हैं तो आप सिर्फ चुनाव की बात करेंगे। अगर राज्यसभा के नेता हैं तो आप जन जन से जुड़ी हुई जो भी संस्थाएं होती है, सामाजिक संस्थाएं होती है, एनजीओ होते हैं, उसमें आपका कितना योगदान है, ये सब देखने के बाद राज्यसभा का टिकट तय किया जाता है कांग्रेस में। लेकिन बीजेपी में ये नहीं होता है। बीजेपी में होता है सिर्फ अवसरवाद, सिर्फ पैसा, इस पर टिकट तय होता है और उसके बाद सिलेक्शन हो जाता है। ये अभी उदाहरण है जितने अभी सिलेक्शन हुए, आप उनमें नाम देख लीजिए, कौन सा व्यक्ति सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा है, कौन सा कांग्रेस का नहीं जुड़ा, ये भी आपको क्लियर सब दिख जाएगा उसमें। एक चेहरे को लेकर के अनिल जी भी जिक्र कर रहे थे, जब मैंने उनसे सवाल किया था कि कैडर बेस्ड पार्टी है तो उन्होंने कहा कि एक ही फॉर्मेटिज्म पर चलती है। इस बात पर आप कितना इसे फ्रेम दे पाएंगे राकेश जी? कैडर बेस्ड पार्टी जब होती है कि जब उसमें लोकतंत्र स्थापित हो, यानी सबकी बात सुनी जाए। वहां तो दो ही लोगों की बात सुनी जाती है, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी। आप बताइए मध्य प्रदेश का सीएम किसने चुना? विधायकों ने चुना। कोई विधायकों से राय ली गई, अंदर से एक चीट आई, घोषणा हुई तो सारे ढोल धमाके बनना बंद हो गए थे। यही प्रवक्ता थे, ये भी खामोश थे, ये भी कुछ नहीं बोल रहे थे कि हमें समझ भी नहीं आ रहा है कौन सीएम बन गया। क्यों हुआ था ऐसा? बीजेपी के नेताओं ने अंदर से आके बोला, ढोल धमाके बजाओ, नहीं तो प्रेस वाले क्या बोलेंगे, ढोल क्यों बजा रहे हो? तो जब ऐसी स्थिति जिस पार्टी की वो बात कर रही है, कैडर में कौन सा कैडर? तो आपके जो राजस्थान के सीएम बने वो कौन से कैडर के हैं? वो तो पहली बार के विधायक हैं। उनमें क्या योग्यता देखी? योग्यता एक है कि वो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के सामने आंख ऊंची नहीं कर सकते। योग्यता का आधार है। अब कैडर कहाँ है इसमें?
कैडर ठीक तो है। बचा ही नहीं, कैडर तो आपकी समाप्त हो बात चुका है। पर ही मैं अनिल जी से भी जवाब ले लेती हूँ। अनिल जी, क्योंकि योग्यता को लेकर के राकेश सिंह जी सवाल उठा रहे हैं कि योग्यता है ही नहीं बीजेपी उम्मीदवारों में, आपने जवाब सुना होगा, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, योग्यता भारतीय जनता पार्टी को शीर्ष नेतृत्व पर नजर आती है। इनको तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता मानव ही नजर नहीं आता, इनको तो इंसान ही नजर नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता योग्यता तय करते हैं, कांग्रेस तय करने वाली कोई। कांग्रेस की परंपरा है, ये इनके संस्कार हैं कि जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के चरणों में बिल्कुल गिर पड़े, जो चरण चंपी चाटने का काम करता, जो गांधी परिवार का गुलाम होता है, वो योग्यता होती है। भारतीय जनता पार्टी में उसकी क्षमता देखी जाती है। ये गांधी परिवार के जूती चाटने वाले लोगों की योग्यता के आधार पर उन्हें पद दिए जाते हैं। ऐसा भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता। कौन कितना पढ़ा लिखा जो है, इन लोगों से स्थिति, मानसिक स्थिति कांग्रेस के, देखिए ना किस प्रकार से जो बड़ा है, ये लग रहा है आपको कांग्रेस के नेता है, कार्यकर्ता है, ये प्रवक्ता के लायक है। इन लोगों के मुंह में बवासीर हो चुकी है और ऐसी बवासीर हो गई कि कुछ भी बोले जाएंगे, वो सामने वाले को बोलने नहीं देंगे। इस प्रकार की इनकी नीति बन चुकी है। ये देखिए किस प्रकार से अपनी गुलामी अनिल जी और राकेश जी एक एक करके राहुल गांधी और सोनिया गांधी का गुलाम अनिल किस प्रकार जी से निवेदन आपसे आ रही हूँ मैं आपके पास। ये डिबेट के अंदर राकेश जी नेताओं की सोच राकेश जी और अनिल जी, ये लोग आ चुके हैं कि जब अगर राकेश जी, का काम करता है, राकेश जी कम से कम आप पहल कर दीजिए, आप पहले चुप हो जाइए। मैं एक एक करके जवाब ले रही हूँ नाम से। अगर आप दोनों ही नेता एक साथ बोलेंगे तो आप दोनों की बातें मुझे समझ नहीं आएंगी। जूतियां चाटते चाटते आपकी जबान ऐसी हो चुकी है कि चलिए, बहरहाल क्योंकि समय की भी कमी है, इसलिए इस चर्चा को और आगे ज्यादा नहीं ले जाया जा सकता है। राकेश सिंह जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनिल जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया रखने के लिए। और इसी के साथ ही 24 की बात में इतना ही। कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।